क्या चल रहा था इसमें? ओ अच्छा, डिस्काउंट। चलिए, डिस्काउंट चल रहा था। अच्छा, कुछ होमवर्क था नहीं? कितना से? नेचर 5 से। चलिए, नेचर 5 निकालिए और शुरू हो जाइए। इससे भी खूब क्वेश्चन पूछता है, खास करके एसएससी में तो मत कहिए। चलिए प्यारे, जल्दी से नेचर 5 यानी नंबरिंग तो लगातार दिया हुआ है, तो शुरू हो जाइए और बताइए। प्रश्न संख्या 45 से प्रश्न संख्या 45 से शुरू हो जाइए। प्रश्न संख्या 50। 50, 55, 63, 64। चलिए ठीक है। पचास से पहले कोई नहीं है? चलिए ठीक है। अगर इस 64 से और पहले कोई होंगे तो अपना कमेंट में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। आप इसमें फंस गए, लेकिन फंसने वाला नहीं था। कर आना। 8,000 रुपया लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया दिया हुआ है। करा X% छूट देने पर 12% लाभ मिलता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। और ये आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी का क्वेश्चन में फंसे हैं, लेकिन प्यारे ये सब सीजीएल का मेंस वगैरह सबको आप रगड़ के बनाए हैं, सब बन गया और लास्ट में आप ग्रुप डी का क्वेश्चन में अटक गए। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। हम कहना ये चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना एसएससी का तैयारी करने वाले, तो कहेंगे हम एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं सीना तान करके चौड़ा करके, लेकिन एगो ग्रुप डी वाला क्वेश्चन थमा दीजिए तो छोटा से बनता नहीं है। तो बहुत सारे लोग अकड़ते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि मैथ सीखना होता है। अब मैथ सीख गए तो सब कुछ बन जाना चाहिए, मतलब इससे होता है। तो बहुत सारे लोग शुरू यूट्यूब पर डालते थे, ये लिखा रहता था तो लोग कहते थे लेटेस्ट क्वेश्चन चाहिए, तो कोई कहेंगे एसएससी का चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है कंप्लीट मैथ सिखा देना। अगर ये क्वेश्चन न देते तो फिर आप इससे वंचित रह जाते और आगे चल के ये भी आपका मेंस में पूछ सकता है। तो मैथ सीखने का चीज़ होता है कि कुछ भी रहे तो बन जाए। तो आप में से बहुत सारे लोग बना दिए और कुछ लोग फंस भी गए। तो लिखा मैं 8,000 रुपया लागत वाली, लागत मतलब ये क्रय मूल्य है, 8,000 रुपया लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपया है। अभी इसको छोड़ दीजिए। आपका ये क्रय मूल्य दिया हुआ, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ। अगर हम कहेंगे अंकित मूल्य निकालिए, हम कहेंगे अंकित मूल्य निकालिए, तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ अंकित मूल्य तो दिया हुआ, हम क्यों निकालेंगे?
तो प्यारे यहाँ पर वेरिएबल टर्म जब भी आ जाता है तो इक्वेशन में बदलना पड़ता है। तो कोई भी चैप्टर का आप क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं, अगर कोई भी वेरिएबल टर्म आप जैसे ही मान लिए तो आपको उसको हर हाल में इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। अब इक्वेशन में बदलने का मतलब दो राशि को आपस में बराबर करना कहलाता है। तब दो राशि बराबर करेंगे तो एक दिया हुआ है तो दूसरा हम लोग को उसी रूप में चेंज करेंगे, तभी तो दोनों को बराबर करेंगे। तो हम बोले कि अंकित मूल दिया हुआ और इधर से भी क्रय मूल से अंकित मूल निकाल लीजिएगा, तो कहिएगा कि दोनों अंकित मूल बराबर है, तो फिर x निकल जाएगा। तो आप बोलिएगा ये क्रय मूल है तो हमें हर हाल में विक्रय मूल तक पहुंचना है, तो 12% लाभ पर विक्रय मूल आपका कहलाएगा 112। आप बोलेंगे जाना है अंकित मूल के घर में, तो x% छूट पर विक्रय मूल कहलाएगा आपका 100 माइनस x। विक्रय मूल का तुलना विक्रय मूल से आपको निकालना है अंकित मूल्य, तो जल्दी से 100 से। अब ये भी अंकित मूल्य, ये भी अंकित मूल्य, दोनों अंकित मूल्य है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप जरा ध्यान देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और 112 से 112 भी कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तिरछा गुना करेंगे तो इधर आपका अब x को इधर ले आएंगे और 80 को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो 100 में से 80 घट जाएगा 20। इस तरह से x का वैल्यू आपका आ गया 20। तो जल्दी से आप इस तरह से सॉल्व कर दिए। आप कहेंगे कि सर क्या हम दोनों अंकित मूल को ही इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं प्यारे, आप क्रय मूल को भी इक्वल कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपका क्रय मूल दिया हुआ है 8000 रुपया, अब इधर से भी क्रय मूल निकाल लेते हैं। तो अंकित मूल्य बोलिए दिया हुआ है इतना, तो अंकित मूल का तुलना अंकित मूल से x% छूट पर विक्रय मूल हो जाएगा। तब बोलिएगा जल्दी से 100 माइनस x। अब ये हम बोलेंगे क्या कहलाया? विक्रय मूल। अब विक्रय मूल का तुलना विक्रय मूल से, तो 12% लाभ पर 112, क्रय मूल तो 100 से। अब ये क्रय मूल निकल गया, ये भी क्रय मूल, दोनों क्रय मूल को आपस में बराबर कर देंगे। तो इससे ये गया, इससे ये गया और इससे ये गया। x को इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, 80 को उधर ले जाएंगे तो घटेगा, 100 में से 80 घट गया तो 20। इस तरह से तो हमें इक्वेशन बनाना है, तो आप जैसे भी सोचिएगा उस तरह से आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं। आप बड़ी कातिल मुद्रा में बैठल हैं, किसी को छुरा भोंकना है क्या? एकदम ऐसे लग रहा है कि आज भोंकिए देंगे, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते। आइए नेचर 6 जल्दी से। अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चन लोग पूछे थे, 55 था, चलिए ठीक। पचपन। एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उसके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर इतना रुपया में बेचा। लगता है बता दिए थे ना। तो उधर विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 266, तो बोलिए 5% छूट देकर इतना में बेचा। इधर 5% छूट पर विक्रय मूल्य 95 करा। यदि उसने उन पर छूट न दी होती, यानी 100 में ही बेचा, यानी अंकित मूल्य पर ही बेचा होता, तो ये बिना छूट पर विक्रय मूल्य बोलिए या अंकित मूल्य बोलिए, तो अंकित मूल्य नहीं बोलेंगे, बिना छूट पर विक्रय मूल्य तो 100। और इधर विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 12% लाभ पर विक्रय मूल्य 112, तो प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य क्या था? तो जल्दी से 100 से गुना कर दीजिएगा। इस तरह से आप जल्दी से हल कर लेंगे। जो फॉर्मूला से बनाते हैं वो फंसते हैं। आप कैसे फंस जाते हैं भाई? ये सब क्वेश्चन कितनों भी घुमाएगा तो आप उड़ा दीजिएगा।
फॉर्मूला वाले जो रटाए रहते हैं वो लोगों को दिक्कत है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं है। एक लिख रहे हैं एसके झा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? एक से एक चंडाल है, क्या दे रहे हैं, ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। तिरसठ नंबर। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा। सूची मूल्य मतलब मार्क प्राइस से आधा मूल्य पर बेचा, यानी विक्रय मूल्य के बारे में कह रहा है। तो सूची मूल्य अगर 2 होगा तो विक्रय मूल्य 1 होगा, अगर ये 200 होगा तो ये 100 होगा। और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। अब कह रहा है उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे, समझना है थोड़ा सा अच्छे से। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। मार्क प्राइस 2 तो विक्रय मूल्य आधा पर हो जाएगा 1, अगर 200 तो ये 100, अगर 50 तो आधा 25, अगर ये 4 तो आधा 2, अगर 1 तो आधा ये 0.5। अब जरा यहां समझिएगा, आपको एक बात बोले थे जो 100 बात के बदले एक बात था। हम आपसे पूछें कि छूट किस चीज पर दिया जाता है, तो आप बोले कि सर अंकित मूल्य पर दिया जाता है। हम बोले लाभ किस पर लिया जाता है, तो आप बोले सर क्रय मूल्य पर लिया जाता है। इस बात को कभी भी आप नहीं भूलेंगे। लाभ जब भी लिया जाता है तो क्रय मूल्य पर, और छूट जब भी दिया जाता है तो अंकित मूल्य पर। अब यहां पर कह रहा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई, और इसे 20% की हानि हुई। उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभी लाभ प्रतिशत कितना, तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ तभी निकलेगा, लाभ का प्रतिशत तभी निकलेगा जब हमें क्रय मूल्य मालूम रहेगा। तो अब क्रय मूल्य निकालिएगा तो विक्रय मूल्य तो दोनों के घर में होता है ना, तो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदला जा सकता है। तो यहीं पे बदल दूं या तो फिर अलग लिख दूं। तो हम बोलेंगे ये विक्रय मूल्य है, तो बोलिए 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80 या क्रय मूल्य तो 100। अब हमें इसका जरूरत नहीं है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा ना, तो यहीं पे चेंज कर दीजिएगा। आप बोलिएगा कि आपसे प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है और वो भी बिना छूट पर, यानी अंकित मूल्य पर। तो आप कहिएगा कि हमें इस विक्रय मूल्य का जरूरत नहीं है, क्रय मूल्य में बदलेंगे। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 20% हानि पर 80 निकालना है, क्रय मूल्य तो 100 से। अगर आप फ्रैक्शन से आप परंगत हो गए हैं तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी क्रय मूल्य है 5 तो हानि है 1, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 4। निकालना है क्रय मूल्य तो 5। इतना तो आप बोल ही सकते हैं। बोलिए बट्टा में 1 है, 1 4 का एलसीएम 4, 4 से गुना करिए 8 है, इधर 4 से गुना करिए 4 4 कैंसिल, तो इधर 5। अब आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ का प्रतिशत पूछ रहा, तो लाभ क्रय मूल्य पर लिया जाता है। लेकिन कह रहा उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता, यानी अंकित मूल्य, यानी इतना पर बेचा होता, तब बताइए कि लाभ परसेंट कितना है। तो प्यारे क्रय मूल्य को रखिएगा नीचे, और इससे जितना ज़्यादा है वही तो लाभ है। तो बोलिएगा 3/5 को बोल सकते हैं, 1/5 20%, तो 3/5 तो 20 या 60%, तो आंसर हो जाएगा 60%। किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से आप जल्दी से हल कर सकते हैं।
आगे आइए, जल्दी से नंबर बोलिए आगे का। फटाफट एकदम नंबर बोलिए, जल्दी जल्दी आगे। 59 जा रहे, 59 अब वापस नहीं लौट सकते, अब वापस नहीं लौट सकते। 73 से पहले अगर कोई है तो जल्दी से लिखिए। 73 से पहले अगर कोई है तो जल्दी से लिखिए। अभी कितना लोग पूछे थे? इसके पहले अभी कितना लोग पूछे थे? कितना था? इधर हो गया ना? चलिए यही नेचर। अभी इसके पहले हो गया ना, हम ध्यान नहीं दिए। इसके पहले कितना था? ये कितना नंबर था? ये 63 था। ये सब तो पिछले दिन अच्छे से समझा दिए थे ना, ये अभी हम बताए। ठीक, आगे बढ़िए। 63 के बाद आगे बढ़ेंगे। तिरसठ के बाद आगे बढ़ेंगे। 63 के बाद 64। चंडाल। एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। यदि वह उसी टेबल को 40% छूट पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? कल कुछ और बताए थे, आज कुछ और बता देते हैं। एक दुकानदार ऐसे ऑफलाइन में रहते तो 5-7 तरीका से तो कम से कम जरूर बताइले बिना तो आगे हम बढ़वे न करते, लेकिन फिलहाल चलिए एक आगो और बताते हैं। एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर, यानी मार्क प्राइस अगर 100 होगा तो बेचा है 20% छूट पर, यानी 80 में। अब कह रहा है कि 60% का लाभ कमाता है। यदि वह उसी टेबल को 40% की छूट पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? तो लाभ प्रतिशत तभी निकलेगा जब आपको क्रयमूल्य मालूम रहेगा। तो सबसे पहले क्रयमूल्य चाहिए, और 40% छूट पर बेचता है तब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो हम बोले कि छूट किस पर दिया जाता है, तो आप कहिएगा सर अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो छूट देकर बेचेगा ना, तो आप बोलिएगा टेबल को 40% की छूट पर बेचता है, यानी 60 में बेचता है। अब जरा ध्यान देगा, छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर तो इतना में बेचेगा, इस विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है। तो क्रय मूल्य हमें चाहिए, तो इस विक्रय मूल्य का कोई जरूरत नहीं है, तो इस विक्रय मूल्य को ही क्रय मूल्य में चेंज करेंगे। तो अब यहाँ क्रय मूल्य में चेंज करने का रास्ता दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे। आप बोलिए 20% की छूट पर बेचकर 60% लाभ कमाता है, तो बोलिए यहाँ पर 60% लाभ पर विक्रय मूल्य 160, क्रय मूल्य निकालिएगा तो 100 से। आप बोलेंगे इससे ये 8 से कटेगा 16, 2 बार 2 से कटेगा ये 50 बार, तो क्रय मूल्य हमें मालूम, अब विक्रय मूल्य हमें मालूम, तो प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। तो लाभ जब भी लिया जाता है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे और लाभ को रखिएगा ऊपर। तो अब इससे कट गया 1/5 को आप पढ़िएगा 20%। इस तरह से आप जल्दी से बोल नहीं दीजिएगा, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। आपको हम कितना अच्छा तरीका बताए थे,
ऐसे तो हमारे पास इसका ढेर सारे इलाज है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको बोले थे कि एक दुकानदार एक टेबल को 20% छूट पर बेचकर 60% लाभ कमाता है। तो 60% लाभ पर विक्रय मूल्य 160% कहिएगा कि 20% छूट पर विक्रय मूल्य 80% काहे ना बोले। तो प्यारे आपसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य पर लिया जाता है, तो क्रय मूल्य के घर वाला विक्रय मूल्य हमें चाहिए। तो इसीलिए क्रय मूल्य के घर वाला लाभ पर है, तो 60% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 160% है। उधर 20% छूट मतलब 80, और कह रहा 40% छूट देंगे तो 60। 0 से 0, 8 दूनी 16, तो 6 दूनी 12, 120%। विक्रय मूल्य 120% है, यानी क्रय मूल्य होगा 100, तो विक्रय मूल्य 120, तो लाभ होगा 20। तो क्रय मूल्य 100 पर तो डायरेक्टे बोल देंगे। इसीलिए हम बोले कि 120% हुआ विक्रय मूल्य। तो किसका 120%? क्रय मूल्य का। तो परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, यानी क्रय मूल्य है 100, तो विक्रय मूल्य होगा 120। तब बोलिए लाभ होगा कितना? तो 20। तो इस 100 में है ही, तो डायरेक्ट 20% बोल दिया। इसीलिए बोले कि 100% तक क्रय मूल्य, 100 से जो एक्स्ट्रा ये 20% आया, यही तो आपका लाभ है। तो अब डायरेक्टे बोलेंगे 100% क्रय मूल्य, तो 20% एक्स्ट्रा है, यानी बोलेंगे कि 20% का लाभ हुआ। तो डायरेक्ट आपको यहीं से काम कर लेना, इतना लंबा चौड़ा मेहनत करे की जरूरत ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर 59 पे आ गए। करा एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है यदि वह 17% लाभ कमाना चाहता है, तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे। तो कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। तब बोलिएगा अंकित मूल्य आपका हो जाएगा, लिख के कर देते हैं पूरा विस्तार से। अंकित मूल्य होगा 100, तो 30% छूट देता है, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 30% छूट पर 70। अब कह रहा है यदि वह 70% का लाभ कमाना चाहता है, 17% का, यदि वह 17% का लाभ कमाना चाहता है, तो वह अपनी वस्तु को कितना प्रतिशत अधिक पर अंकित करे। तो 17% अधिक होना चाहिए। तो 17% लाभ कमाना चाहता है, तो कह रहा है कि 17, वह अपनी वस्तु को कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 17% का लाभ हो। तो 17% लाभ होने का मतलब है कि क्रय मूल्य से 17 ज़्यादा रहना चाहिए। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, जल्दी से आप क्रय मूल्य निकालिएगा। तो हम बोले मार्क प्राइस है 100, तो आपका विक्रय मूल्य है 70। अब आपको कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो 30% छूट पर 70। यदि वह 17% का लाभ कमाना चाहता है, तो 17% लाभ का मतलब क्रय मूल्य से 17%। अरे ये तो उल्टा है, एक सेकंड। 17% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक है, क्रय मूल्य लेके बढ़ जाते हैं। क्रय मूल्य अगर होगा 100, तो 17% लाभ पर विक्रय मूल्य होगा 117। क्रय मूल्य 100, तो 17% लाभ पर विक्रय मूल्य 117। अब एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है, तो 17% का लाभ कमाना चाहता है। यदि तो वह अपनी वस्तु को कितना प्रतिशत अधिक पर अंकित करे। ये क्वेश्चन है गड़बड़ है, ज्ञात नहीं कर सकते नहीं है। ये गड़बड़ क्यों है? यही था ना, गड़बड़ लग रहा है कहीं।
सेंटेंस गड़बड़ हो लेके अंकित मूल्य पर 30% का छूट देता है, 17% लाभ कमाता है। ओ ठीक है तो है ना, ना ठीक है ठीक है ठीक, सिंपल तो है, मार्क प्राइस सीधे निकालना था। तो यहाँ पर ये लाइन है ना जो देखिए, तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करता है, अपनी वस्तु को यानी क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक करता है। तो सीधा क्रय मूल्य को 100 मानकर अंकित मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तो 17% लाभ, तो क्रय मूल्य होगा 100, तो 17% लाभ पर विक्रय मूल्य 117। अब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 30% छूट पर विक्रय मूल्य 70, और आपको निकालना है अंकित मूल्य तो 100। तो इससे कितना परसेंट अधिक, तो इससे जितना ज़्यादा है उतना ही परसेंट अधिक। तो अब सीधा इससे ये काट लीजिएगा, तो अब हो जाएगा, आप इसको अलग से लिख के कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेंगे। देखिए तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1170 में अब 7 से भाग दे दीजिए, 7 इकाई 7, 4 बचा ना, तो बोलिएगा 7 छक 42, तो 42, तो 5 बच गया ना, 7 7 49, तो 1 बच गया, दशमलव दिए तो एगो 0 उतरा, तो 7 इकाई 7, 3 7 चौ 28, यानी लगभग 167.14। तो 100 में है ही, तो इससे जितना ज़्यादा है उतना ही परसेंट अधिक अंकित किया। तो इससे ये कितना ज़्यादा है, तो 67.14। तो आपका आंसर हो जाएगा 67.14%। नेक्स्ट, कहाँ तक अभी हम लोग पहुँचे हुए थे, कितना, 64 नंबर, चलिए ठीक, 64 बता दिए थे, 64 हो गया था ना। देखिए यही कारण से पीछे नहीं हटते हैं। देखिए अब वहाँ पर लिख रहे हैं 41, अभी कोई लिख देंगे 1 नंबर चोट्टा कहीं के। 64 तक हो गया ना। 64 के बाद लिखिए, एक लिख रहे हैं 64 के बाद 65, हरामी कहीं का, यही वाला ना 64 और 65 है। पैंसठ 66 के बाद आगे बढ़िए, सेम क्वेश्चन है। 65 66 के बाद आगे आइए, नेचर 9 पर 65 बता दिए है ना। 65 66 के बाद आगे बढ़िए, नेचर 9 पर 73 नंबर, 73 से पहले कोई नहीं है, 73 नंबर, ये है ना 73, अच्छा यहाँ ये रहा। चलिए देखिए 73 नंबर क्या है भाई। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से, ये जो फ्रैक्शन में इसके बगल में का लगा हुआ है जो अंकित मूल्य के साथ के विक्रय मूल्य के साथ, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो अंकित मूल्य के साथ लगा हुआ है, तो अंकित मूल्य हो गया 4, तो बोलिए विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 3। कह रहा है ये तो रेशियो लिखा जाएगा। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। इतना में बेचा तो 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य से हमें मतलब है नहीं, अंकित मूल्य तो है ही, इसी को क्रय मूल्य में चेंज कर लीजिए ना। तो क्रय मूल्य में चेंज करिएगा तो ये विक्रय मूल्य है ना, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 25% का मतलब लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 125, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से। अगर फ्रैक्शन से आप जानते हैं तो ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/5, यानी क्रय मूल्य है 5 तो लाभ है 4 है 4, क्रय मूल्य है 4 तो लाभ है 1, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 5, निकालना है क्रय मूल्य तो 4।
आप बोलिए ये 4 से 4 कैंसिल, तो इधर बट्टा में कुछ नहीं आनी, एक तो 1 5 कैल्शियम, 5 से गुना करेंगे 5, इधर 5 से गुना करेंगे 5 5 खत्म, तो 5:3। तो आपका आंसर इस तरह से हो गया 5:3। इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, चलिए प्यारे, अगर कोई और पूछना, खत्म हो गया, जय भगवान। चलिए आप जो पूछना आप पूछिए, क्योंकि आपके पास टाइम बचा हुआ है। कुछ भी अपने मन से लिख के या इधर उधर का रहे, ये तो ऐप में ऑप्शन ही नहीं है कि अलग से क्वेश्चन आप पूछें, यही तो गड़बड़ है। अभी मौका था पूछने का, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ना कुछ तो कुछ पूछना तो कुछ पूछ देते हैं, नहीं। चलिए तो कह रहा एक घड़ी का अंकित मूल्य इतना रुपया, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ इतना रुपया में बेचा जाना। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा? चंडाल, ऐसा कितने क्वेश्चन आप बना चुके हैं। तो अंकित मूल्य इतना है तो पहला बट्टा 10%, 10% बट्टा पर विक्रय मूल्य 90%, अगला बट्टा X%, तो X% बट्टा पर विक्रय मूल्य, तो 100 माइनस X। अब जरा आपका इधर हो गया विक्रय मूल्य इतना, और प्रश्न में कह रहा है कि विक्रय मूल्य आपका है इतना। दोनों तो विक्रय मूल्य है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गया। दूसरा बट्टा होगा अट्टा बट्टा, X का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा। क्या नाम था? नितिन यादव। प्यारे थोड़ा सा कोशिश करिए, इससे रिलेटेड आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए थे ना, और ढेर सारे क्वेश्चन आपके दोस्त लोग पूछे भी थे और ढेर सारे क्वेश्चन बताए भी थे। तो एक ही टाइप का चीज़ तो हम अभ्यास करने के लिए ना दे देते हैं, और अभ्यास के साथ साथ दूसरा चीज़ कि आपको ये दिखने के लिए थोड़ा बहुत दे देते हैं कि अलग अलग टाइप, अलग अलग एग्जाम में दिखा है। अब ऐसा थोड़ा है कि मेंस में आपको यही वाला पूछा है, और भी तो पूछा, लेकिन यहाँ पर दिखना चाहिए कि कोई और का है, यहाँ दिखना चाहिए कोई और का है, यहाँ दिखना चाहिए कोई और का है। इसी हिसाब से सभी से एक को लेकर उसमें डाल दिए। ऐसा थोड़ा है कि 1999 से लेके अभी तक का सारा क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं, उसमें यही इतने क्वेश्चन ये वाला टाइप का है, ऐसी बात नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो फाइल तैयार होता है कंप्यूटर पर टाइप होता है, अनलिमिटेड क्वेश्चन रहता है। जब आपको देना रहता है तो उसमें से सिलेक्ट कर दिए, टिक मार दिए और बोल दिए शिव जी को ये क्वेश्चन दे दीजिए, तो बाकी को डिलीट मारे और उसको रख दिए। ओरिजिनल फाइल में सारा रहता है, यही चीज़ है। तो बस आप इसको, हमको जब किताब तैयार करना रहता है, अगर 1 घंटा बैठेंगे तो एगो किताब नया तैयार हो जाएगा, और वो भी सारा क्वेश्चन अलग अलग, तो उसमें हमें कोई समय नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि सर मार्केट में किताब सेल नहीं करते हैं, उसका कारण है प्यारे हमारे पास ढेर सारे। सबसे पहला कारण कि हम सॉल्व करते हैं खाटी मेथड से, और जब सॉल्यूशन हम कंप्लीट खाटी मेथड में डाल ही देंगे तो लोग हमारे यहाँ पढ़ने क्यों आएंगे। अगर हम खाटी मेथड में सॉल्यूशन नहीं डालते हैं तो जो भी किताब उठाएंगे वो तो देखने के बाद समझते हैं कि जो भी पढ़ा रहे हैं तो ऐसे सॉल्व किया हुआ है, तो इसी मेथड से बताते होंगे, जो कि बिल्कुल ऐसा बात है नहीं। और तो इसीलिए किताबी भाषा का मेथड से सॉल्व करके हम मार्केट में किताब नहीं निकाल सकते हैं। तो ये एक बंधन है, और इसी कारण से मार्केट में हम किताब नहीं भेजते हैं। नहीं तो किताब निकालने के लिए तो लोग 8300, 7300, 6500, 6800 क्वेश्चन वाला किताब निकालते हैं। हम बैठेंगे तो 1 से 2 दिन में टोटल 10,000, 20,000, 50,000 क्वेश्चन का बुक निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं और ऑफलाइन में अभी लोग पढ़ते हैं तो पता है कि एक साथ कितने स्टूडेंट बैठते हैं, यहाँ पर कितनी संख्या में लोग पढ़ते हैं, तो ये चीज़ होता है। तो हम ऑफलाइन को केवल और केवल हिट करते हैं। अब ऑफलाइन का मतलब लोग क्लास में आकर पढ़े, हम उसको हिट करते हैं। इसलिए फ्रेंचाइजी, अभी देखिए लॉकडाउन टूटा
तो तुरंत फ्रेंचाइजी के लिए रन कर रहा था, फिर अभी लॉकडाउन टूटा तो फिर फ्रेंचाइजी को गर्दा उड़ा देंगे। तो क्लासरूम में आके लोग पढ़ेंगे, तो क्लासरूम का सारा चीज़ हमारा अलग रहता है, जो कि ऑनलाइन में नहीं रहता है। तो यही सब अंतर है। अब आपको विश्वास नहीं होगा, यूट्यूब पर ऐसे ऐसे भी आप हमारे यहाँ का स्टूडेंट है जो एडवर्टाइज वगैरह कभी जाता था तो बेचारा लोग ऑटो पर जाते थे कि सर ऑटो पर हम प्रचार में जाते हैं, तो वो लोग भी आज पढ़ा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि दिन भर उसी में पीले हुए हैं तो व्यू दंदन जा रहा है। तो लोग रोज उस पर टिके रहते हैं तो उनका अलग चीज़ होता है। लेकिन हम लोग ऑफलाइन के टीचर, हम लोग हमेशा ऑफलाइन को हिट करेंगे, इसलिए ऑनलाइन पर विशेष हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मतलब इसी से है। चलिए फिलहाल अभी लखनऊ के कहाँ चल गया, लखनऊ से की स्टेशन पर उतारे। लखनऊ के लिए तो अभी कोई ब्रांच के लिए वहाँ से डिमांड नहीं किए हैं, लेकिन यूपी में सबसे पहले आपका गाज़ियाबाद, उसके बाद अगला हमारे इलाहाबाद। इलाहाबाद हालांकि हमारा स्टूडेंट ही एक पढ़ा रहे हैं जो बहुत बढ़िया चला रहे हैं, 400-500 लड़का का बैच रहता है, लेकिन फिर भी इलाहाबाद में एक सेंटर डला रहा है। इलाहाबाद बनारस सबसे पहले तो अभी तुरंत आपका 12 तारीख को स्टार्ट होगा और 17 से ये गाज़ियाबाद में, तो वहाँ सब रेडी हो गया है। 17 तारीख से वहाँ आपका क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। तो यूपी में 5-6 जगह भी हिट करेंगे, बनारस, इलाहाबाद, गाज़ियाबाद, उधर एक प्रयागराज, तो प्रयागराज में भी सेंटर अभी डालेंगे तुरंत, महीना 2 महीना के अंदर। तो उन सारे जगह कलकत्ता में अभी तुरंत 2 गो को फ्रेंचाइजी दिए हैं क्लास में आने से पहले, तुरंत पहले। तो कलकत्ता में 2 गो अभी स्टार्ट होगा, फिर और भी ऐसे ऐसे ढेर सारे हैं। तो वेबसाइट में उसका विवरण रहेगा। अगर आप में से कोई ऐसे लोग, आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो भी चीज़ पढ़े हैं इसी से जॉब हो जाएगा। लेकिन कोई भी अगर आपके अगल बगल में हो और पढ़ना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये मेथड आसान है, तो आप जितना पढ़े हैं पढ़ाएंगे तो ऑफलाइन से रिलेटेड रहता है तो वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑफलाइन से स्ट्रीमिंग देते हैं। तो जो यहाँ पटना में चलेगा वही बाहर चलेगा। लेकिन प्यारे आपको उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जो भी पढ़े हैं उससे कोई भी एग्ज़ाम में भाग लीजिएगा ना तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कुछ करने की ज़रूरत होगा तो हम यही बोलेंगे कि आप वेबसाइट पर मेरा जुड़े रहिएगा। ऐप में तो टेस्ट के लिए कहते कहते साल भर बीत गया, वो लोग नहीं कर पाए। तो अभी वेबसाइट में आप रोज़ क्लिक करके देख रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ उसमें बदलाव आ रहा है। तो बस 1-8 सप्ताह और मान के चलिए तो उस पर टेस्ट वगैरह के लिए आ जाएगा। तो हाँ, जब तक जॉब नहीं होता है तो आप टेस्ट से हमारे यहाँ जुड़े रहिएगा। टेस्ट में होता क्या है कि लोग टेस्ट के लिए क्वेश्चन देते हैं, लेकिन जब सॉल्व करवाएंगे तो अपना हिसाब से, और आप पढ़े हैं हमसे तो हमारा मेथड अलग है, तो हमारे हिसाब से आपको टेस्ट देना चाहिए। तो हम आपसे ये भले कहेंगे कि जब तक अगर आपका जॉब नहीं होता है तो वेबसाइट पे जुड़े रहिएगा, और टेस्ट तो फ्री रहेगा। तो कोई भी जब टेस्ट चलेगा तो आप टेस्ट में भाग लीजिएगा, टेस्ट दे दीजिएगा, और उसका क्वेश्चन हम जब सॉल्व करवाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो बहुत सारे उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप नहीं भी पढ़े हुए हैं, वो भी मिलेगा, फिर हम उसको वहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो उससे भी तो आपको सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप बस लगे रहिएगा। और बाकी पढ़ाने के लिए इतना पढ़ा रहे हैं और इतना पढ़ा दिए हैं कि आपको इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है, केवल प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो आप जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे वो सारा चीज़ आपका होते रहेगा। और प्रैक्टिस बैच में भी रोज़ भी प्रैक्टिस हो सकता है, लेकिन सॉल्व करने के लिए तो केवल सैटरडे को टाइम मिलेगा, उसी को हम सॉल्व कर सकेंगे। और जुड़े रहिएगा तो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूव होगा और रिजल्ट होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका टाइम थोड़ा सा बचा रह गया, तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा समय के लिए अगर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए हो जाएगा, लेकिन हमारा माइंड में रहेगा कि 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट है। तो अगर 5 मिनट टाइम है तो 5 ही मिनट में ना हमें सब कुछ बोल देना है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें।
तो 5 मिनट में यानी कम समय में अगर कंसेप्ट बताएंगे तो आधे अधूरा शॉर्टकट में बोलेंगे, अनेक शब्द के बदले एक शब्द बोलकर हम निकल जाएंगे, जिससे है कि स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे और जिसके वजह से आपका नॉलेज थोड़ा कम रहेगा। हम जितना ज़्यादा बोलेंगे, हम जितना ज़्यादा टाइम लेंगे, आपको उतना ही कम भार पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा कम टाइम में आप बना दीजिएगा। लेकिन अगर हम कम टाइम देंगे, कम समय में कोई भी टॉपिक को खत्म करेंगे तो वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। यानी हमारा ज़्यादा समय आपके लिए कम समय में क्वेश्चन बनाने के लिए वो पर्याप्त होगा। तो यही फर्क पड़ता है, यानी जितना ज़्यादा हम समय देंगे आप उतना ही कम समय में बना सकेंगे, उतने अच्छे से आप सीख सकेंगे। अंतर यही है। तो अब आप ये बताइए कि अगला चैप्टर स्टार्ट करूं या फिर अगला दिन स्टार्ट करूं? जल्दी से कमेंट में लिखिए, जल्दी से प्यारे कमेंट में आप लिखिए। सहरसा में डालिए, सहरसा में तो कोचिंग स्टार्ट हो ही रहा है, वहां पोस्टर बैनर भी, मार्केट में पोस्टर वगैरह सब सटा गया था लॉकडाउन से पहले, लेकिन लॉकडाउन लग गया, 2-3 दिन के बाद बैच स्टार्ट होना था। तो सहरसा में स्टार्ट हो रहा है, खगड़िया में हो रहा है, अगल बगल में वहीं पे है, उधर देवघर में स्टार्ट हो रहा है, इन सब जगह स्टार्ट हो रहा है। तो जो उधर के लोग हैं लिख रहे हैं, अपना चलेंगे। और आप लोग में से बहुत सारे अलग अलग टाउन के होंगे, यकीन मानिए अभी तक पढ़ाते पढ़ाते इतने टीचर हमारे यहाँ से निकले हैं कि आप कोई भी बिहार में अगर होंगे तो बिहार का कोई भी डिस्ट्रिक्ट टाउन जाएंगे या क्षेत्रीय मार्केट में तो चक्रवर्ती मैथमेटिक्स का प्रोडक्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए ठीक है, जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं एक ही बार में मास्टर बन जाते हैं, लेकिन आपको मास्टर बनना नहीं, आपको रिजल्ट देना है। क्योंकि इस लॉकडाउन में आपको पता चला है कि जॉब का महत्व क्या होता है। जॉब ज़्यादा अच्छा है लाइफ बढ़िया ढंग से बिताने के लिए। चलिए आज भर इतना ही तब।